तो किसी के रोते हुए आने से ये हरगिज़ मतलब नहीं कि वो मज़लूम है, और किसी के खामोशी से आने से ये भी मतलब नहीं कि वो ज़ालिम है। यानी तबीयतों के इजहार या अपनी प्रॉब्लम को प्रेजेंट किस तरह करना है, तो किसी की प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता कि प्रॉब्लम क्या है। उसके लिए जब आप बात सुनते हैं तो आप देखेंगे अक्सर दो एम्प्लॉइज़ की जब आप बात सुन रहे हैं तो इमोशंस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। फिर आपको उनको रोक के बिठा के उनके ज़रा तबीयत ठंडा करके, बहुत ज़्यादा अगर इमोशनल हैं तो आराम से पहले फैक्ट्स एंड फिगर्स डिज़ाइन करें। आपको पता हो कि किस जगह वाक़या पेश आया था, क्यों आया था, किसकी ड्यूटी थी, कौन ऑन ड्यूटी था, कौन ऑफ ड्यूटी था, पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स के मुताबिक होना क्या चाहिए था और हुआ क्या है। तो सिर्फ़ और सिर्फ पहले ये डिसाइड करने से पहले कि गलती किसकी है, सबसे पहले आप रेलेवेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स इकट्ठे करेंगे। जब आपके पास डेटा आ जाएगा तो आपकी 50% से ज़्यादा प्रॉब्लम वैसे ही हल हो जाएगी। और बाज़ औक़ात आप देखेंगे डेटा कलेक्शन प्रोसेस के अंदर ही आपको ऑटोमेटिकली ख़ुद ही डेटा बता देगा कि गलती किसकी है। उसके बाद जब आपको सारा रेलेवेंट डेटा जमा हो जाएगा तो फिर आप उसको अपने लफ्ज़ों में डिफ़ाइन करें कि प्रॉब्लम क्या है। अगर कैश से रिलेटेड है, यानी फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कैश का इशू है, कम क्यों हो गया, ज़्यादा क्यों हो गया, तो वो सारा रेलेवेंट डेटा निकाल के फिर उसके बाद डिफ़ाइन करें कि प्रॉब्लम है क्या। अक्सर औक़ात ये होता है कि मीटिंग्स में जब हम डिस्कशन करते हैं, डिपार्टमेंट एंड मीटिंग में या डिपार्टमेंट लेवल की मीटिंग्स में या अपने ऑफिसेज़ में किसी इशू को लेकर डिस्कस करते हैं, तो आप ये देखिएगा कि अक्सर औक़ात लोगों को यही नहीं पता होता कि प्रॉब्लम है क्या। यानी वो प्रॉब्लम कुछ है मगर बताना कुछ चाह रहे हैं। यानी बाज़ लोगों को प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके बताने का फ़न नहीं आता, ख़ास तौर पे रैंक एंड फाइल लेवल पे, सुपरवाइजरी लेवल पे ये सारी डेवलप्ड स्किल्स होती हैं। तो मैनेजर की ज़िम्मेदारी ये होगी कि वो ख़ुद क्रॉस क्वेश्चनिंग से अपने सबॉर्डिनेट में से ये डिस्कवर करे कि प्रॉब्लम क्या है। महज उनके बताने का मतलब ये हरगिज़ नहीं होगा कि वो जो बता रहे हैं वही प्रॉब्लम है। जब आपको कोई प्रॉब्लम रिपोर्ट होती है तो आप क्रॉस क्वेश्चनिंग करें, इवेलुएट करें उसकी बात को, उसकी डिस्कशन को, रेलेवेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स और डेटा इकट्ठा करें या उससे मांगें। उसकी रोशनी में फिर देखें। अक्सर होता है, हमारे एचआर में भी होता है कि कभी अगर आमिर है, रऊफ़ है, तो एकदम से अगर कोई प्रॉब्लम लेके आए हैं, मैं ये नहीं कह रहा ये इस तरह करते हैं, बट मिसाल दे रहा हूँ कि वो कभी को प्रॉब्लम लेके आए हैं, तो जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं कलेक्टिवली उस इशू को देखने के लिए, तो जो प्रॉब्लम हमें रिपोर्ट हुई होती है और जो डेटा कलेक्शन के बाद एनालाइज़ करते हैं तो दो डिफरेंट चीज़ें निकलती हैं। मतलब बताने वाले का भी वही होता है, मगर हो सकता है उसको अपने इजहार बयान में इतना एक्सपर्ट ना हो, या उसको ये भी नहीं पता कि जो प्रॉब्लम आई है मैंने अपने सबॉर्डिनेट या कुलीग्स को कैसे रिपोर्ट करनी है। तो अक्सर व बेशतर नाम लेके एम्प्लॉई रिपोर्ट किया जाता है, प्रॉब्लम रिपोर्ट नहीं होती। तो फैक्ट्स एंड फिगर्स आपने इसलिए इकट्ठे करने होते हैं कि आपने ये देखना है कि जो प्रॉब्लम आपको रिपोर्ट हो रही है जिस आदमी के नाम से, ये प्रोसीजरल प्रॉब्लम है, एसओपी गलत बने हैं, पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स गलत बने हैं। हो सकता है जिस आदमी का नाम लेके प्रॉब्लम रिपोर्ट की गई है उसको धोखे में रख के जानबूझ के उसका इमेज ख़राब करने की कोशिश की गई है। तो हज़ार चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो जब आपके पास डेटा होगा, फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे, फिर आपको ये भी पता चल जाएगा कि जिस एम्प्लॉय का नाम लेके प्रॉब्लम रिपोर्ट हो रही है, हो सकता है उसकी ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं हुई। जब आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे कि हमारी तो पॉलिसी ये थी, इसने ये करना था, नहीं किया, तो जब आप उसको मौका देंगे इज़हार ख्याल का, तो वो बताएगा कि उसको डे वन से ये बताया ही नहीं गया कि ये हमारे पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स का हिस्सा है, आपने इस तरह से अमल करना है। इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ सॉल्यूशन ऑप्शन, यानी जो आपके पास सॉल्यूशंस हैं या जो अवेलेबल हैं या जो डेवलप करने हैं वो हैं। इस्लामाबाद क्लब में कैसे सॉल्यूशंस डेवलप करेंगे? जब आपके पास कोई प्रॉब्लम आ गया तो कैसे देखेंगे कि हमारे पास सॉल्यूशन क्या है? अपने आप को दूसरे की जगह पे रख के, जो प्रॉब्लम लेके आ रहा है, अपने आप को दूसरे की जगह पे रख के, ठीक है बज़मी साहब, रूल्स एंड रेगुलेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, एग्जैक्टली, उसको सबसे पहले देखते हैं। एग्जैक्ट जब हम अपने आप को दूसरे के शूज़ में रखेंगे तो अक्सर लोग बेगुनाह ही डिक्लेयर हो जाएंगे, क्योंकि हर आदमी किसी ना किसी सेंस में बेकसूर ही होता है। हमने उस आदमी को जब इवेलुएट करना है या किसी प्रॉब्लम को भी देखना है, अपने आप को दूसरे के सिचुएशन में रख के सोचने में ये मदद मिल जाती है कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझने में मदद मिलती है। हम उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहते, इसलिए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना चाहते हैं, इस सेंस में ठीक है, बट वो मैंने इसलिए दूसरा एंगल भी बयान कर दिया ताकि गलतफहमी ना हो। तो सबसे बेहतर यह है कि हमारे क्लब के अंदर मिसाल के तौर पे अगर कोई प्रॉब्लम रिपोर्ट होती है आपको,
तो सलूशन आपने डिज़ाइन नहीं करना है, सलूशन ऑलरेडी पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स की शक्ल में अवेलेबल है। आपने प्रॉब्लम को अप्रूव्ड पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर से कंपेयर करके देखना कि सलूशन क्या है और वो प्रॉब्लम किस पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर को वायलेट करती है। वरना तो अगर मेरा दिल चाहता है तो हो सकता है जो अप्रूव्ड सलूशन है उस पर अमल करना मैं अगर समझूं कि मुझे पसंद नहीं है तो मेरे नज़दीक तो वो वायलेशन हो जाएगी ना। तो हमने जो मिसकंडक्ट पॉलिसी है हमारी या जिम के कोई वायलेशन हुई है, इंजीनियरिंग में किसी ने वायलेशन किया, तो इंजीनियरिंग की जो वायलेशन होगी किसी एम्प्लॉय की, ये भी ज़हन में रखना है कि वो FNB के SOP की रोशनी में नहीं डिफ़ाइन होगी। और अगर FNB किसी वेटर ने वायलेशन किया है तो इंजीनियरिंग के डिफ़ाइन SOP की शक्ल में नहीं होगी। जिस डिपार्टमेंट की वायलेशन है उसी डिपार्टमेंट के अप्रूव्ड पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर की रोशनी में वैल्यूएट होगी, तो पता चलेगा सलूशन क्या है। क्योंकि जहाँ की SOP वायलेट हुई है वहीं पे सलूशन भी उसी पॉलिसी के अंदर है। तो आपने सिर्फ ये है कि यहाँ लिखा है डेवलपमेंट ऑफ सलूशन ऑप्शन, यानी मुराद ये है कि जो ऑलरेडी अप्रूव्ड आपके प्रोसीजर्स हैं वही आपके सलूशंस हैं। आपने ऐसा कोई सलूशन डिज़ाइन नहीं करना। मिसाल के तौर पे अगर किसी ने चोरी की है कैश की मिसाल के तौर पे, और आप एक सलूशन ये डेवलप कर लें कि ठीक है इस मरतबा इसको मौका दे दो, तो इस मरतबा इसको मौका देने का सलूशन मैनेजमेंट ने अप्रूव ही नहीं किया हुआ पॉलिसी प्रोसीजर्स में। किसी से वेटर से अगर प्लेट टूट जाती है तो FNB मैनेजर उसको ओके यानी माफ़ कर देता है या दरगुजर कर देता है, तो एक हद तक वो ठीक है। मगर नेचर ऑफ प्रॉब्लम को देखते हुए सर्टन ऑप्शंस ऐसे हैं जो मैनेजमेंट ने बिल्कुल नहीं दिया हुआ, क्योंकि गलती हो जाना और बात है और नीयत की गलती और बात है। तो जहाँ एक दफ़ा चोरी करते हुए पकड़ा गया, इसका मतलब है कि ये ऐसे भी कई ऐसे मौके आए होंगे जहाँ पे की होगी और पकड़ा नहीं गया, तो इस मरतबा पकड़ा गया। तो सर्टन्स यानी प्रॉब्लम्स की क्लासिफिकेशंस और उस हवाले से फिर सॉल्यूशंस की क्लासिफिकेशन, ये सारे ऑलरेडी अप्रूव्ड हैं हमारे पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स में। फिर आपने सिलेक्शन ऑफ बेस्ट सॉल्यूशन। अब यहाँ पे बज़मी सा वाला आ जाएगा कि जब आपके पास मुख्तलिफ़ ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो फिर आप अपने आप को एम्प्लॉई की सिचुएशन में रख के सोचें कि इसके लिए कौन सा सॉल्यूशन बेहतर हो जाएगा कि डिसिप्लिन के जो SOP हैं वो भी अप्लाई हो जाएं, और इसको किसी हद तक अगर गलती है बाय मिस्टेक तो उसको उसकी किसी हद तक उसकी कह लें आप इसको आसानी या सहूलत भी मिल जाए, ठीक है ना। और फिर आप उसको इम्प्लीमेंट कर देते हो सॉल्यूशन को, जो भी आपका सिलेक्टेड सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि सडन मैनेजर ऐसे होते हैं, जनरली बात कर रहा हूँ, कि एम्प्लॉई ने कोई गलती की और मैनेजर ने उसको माफ़ कर दिया, अच्छी बात है। उसने फिर गलती की, फिर माफ़ कर दिया। तीसरी दफ़ा जब गलती की तो वो मैनेजर आ जाता है HR में। मैनेजर से मुराद किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर, हमारा नहीं। हमारे यहाँ बहुत ये रेशो कम है या ना होने के बराबर। वो आके कहेगा जी कि इसने ये गलती किया है तो मैं इसको टर्मिनेट करना चाह रहा हूँ। तो हम फाइल देखेंगे वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होगी, तो हम कहेंगे जी आप पहली उसको वार्निंग तो दें। वो कहेगा जी मैंने 4 दफ़ा पहले वार्निंग दी हुई है और इसने कुछ भी नहीं किया। या बाद लोग थोड़ा सा सियाने होंगे तो उससे माफ़ीनामा लिखवा के अपने ड्रॉ में रख लेंगे, HR में नहीं हैंडल करेंगे, हैंड ओवर करेंगे, या मैनेजमेंट की नज़रों में नहीं आएंगे, वो सिर्फ एम्प्लॉय को डराने के लिए। अब वो 4 महीने बाद पिछले 5 महीने के 10 माफ़ीनामे भी HR में ले आएगा ना, तो उसकी वक़्त और हैसियत कोई नहीं है, इसलिए कि जब देने तो उस वक़्त आपने दिए नहीं। तो अगर उसने पहली दफ़ा ही कोई गलती कर ली थी तो एक वर्बल वार्निंग तो चलो आपके एंड पे है। जब आप उससे राइटिंग में माफ़ीनामा लिखवा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप उसको डॉक्यूमेंट करना चाह रहे हैं उसके मिसकंडक्ट को। तो लीगल डॉक्यूमेंटेशन तब होती है जब वो HR डिपार्टमेंट से हो के, हमारी जैसी ऑर्गेनाइजेशन है तो सेक्रेटरी साहब से अप्रूव हो के उसको मिल ना जाए। अदरवाइज़ उससे जो मर्ज़ी लिखवाते रहें उसकी कतन कोई हैसियत नहीं। आप 10 मरतबा भी माफ़ करें और 11वीं मरतबा कहें कि ये 10 मरतबा ये काम कर चुका है, तो वो बेसिकली दूसरे लफ्ज़ों में आपका मिसकंडक्ट हो जाएगा कि आपने 10 दफ़ा जब ये गलती हो रही थी तो एटलीस्ट उसको डॉक्यूमेंट कहीं ना किसी लेवल पे ऑफिशियली कर देते, ताकि उसकी माफ़ीनामा भी रिकॉर्ड में रहता है कि हम इसने 10 दफ़ा गलती की है और 10 दफ़ा हमने इसको माफ़ी दी है। जैसे अक्सर एम्प्लॉइज़ होते हैं वो जब छोड़ के चले जाते हैं तो मुख्तलिफ़ सिफारिशों से फिर दोबारा कॉन्टैक्ट करवाते हैं कि जी हमें रख लिया जाए। तो हम कई दफ़ा ऐसे सिचुएशन में भी बचे हैं कि हमने फ़ाइल दिखा दिया कि जी इसको 10 दफ़ा वार्निंग लेटर मिल चुका है मिसाल के तौर पे, या अगर वार्निंग लेटर नहीं मिला तो हमने माफ़ीनामा लिखवा के उसकी फ़ाइल में रखा हुआ है। तो वो फिर मैनेजमेंट को एक सहूलत मिल जाती है अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रूव करने के लिए
कि अगर हमने इसको निकाला है तो महज फर्स्ट वार्निंग पे नहीं निकाल दिया, बल्कि इसके पीछे 10-12 ऑप्शन या केसेस थे जिसकी वजह से हम इसको बर्दाश्त करते रहे हैं, ताकि सिफारिश करने वाले को भी उस सिचुएशन का असल इल्म हो जाए, ठीक है ना। मगर अगर आपने अपने आप को लीगली प्रोटेक्ट करना है किसी डिसीजन को इम्प्लीमेंट करके, तो उसको डॉक्यूमेंट ज़रूर करें, ठीक है ना, और डॉक्यूमेंट करके उसको मैनेजमेंट के नॉलेज में ज़रूर लेके आएँ। अब इसमें 6 ऑप्शंस हैं ये 6 स्टेप मॉडल में। पहला तो था अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ प्रॉब्लम, दूसरा था गैदरिंग ऑफ रेलेवेंट फैक्ट्स, तीसरा था डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम, चौथा था डेवलपमेंट ऑफ सोल्यूशन ऑप्शंस, पांचवा है सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशंस एंड 6 इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोल्यूशंस। अब अगर आप इसको कैटेगराइज करें थोड़ा सा, तो ये 2 हिस्सों में प्रोसेस बनता है। पहले 3 स्टेप एक हिस्से के हैं और दूसरे 3 स्टेप दूसरे हिस्से के हैं। पहले 3 स्टेप्स में तो सिर्फ आपने ये पता करना है कि हो क्या रहा है, ठीक है ना। और पहले 3 स्टेप के बाद जब प्रॉब्लम डिफाइन हो गई है तो अगले 3 स्टेप अब ये होंगे कि आपने करना क्या, ठीक है। अब हम आते हैं सबसे ज़्यादा जो सेंसिटिव क्वेश्चन है, जिस पे आके एम्प्लॉई मैनेजमेंट रिलेशन ना सिर्फ ख़राब होते हैं बल्कि यूनियन भी बनती है अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में। क्या आपने अपना डिसीजन कर लिया, ठीक है, प्रॉब्लम डिफ़ाइन कर ली और सॉल्यूशन स्टडी कर लिए और बेस्ट सॉल्यूशन को अडॉप्ट करके आपने डिसीजन एक बना लिया। अब आपने वो डिसीजन अनाउंस करना है अपने डिपार्टमेंट की मीटिंग में, या अगर आप ऐसी पोजीशन पे है जहाँ पे आपको एंटायर क्लब के सारे एम्प्लॉयज़ को अगर आपको ये डिसीजन अनाउंस करना है, ठीक है ना। डिसिप्लिन का अगर कोई इशू है, मिसाल के तौर पे हम ये ले लेते हैं कि डिसिप्लिन का इशू है और इसमें 2 ऑप्शन है एम्प्लॉय के लिए, या टर्मिनेशन है या रेजिग्नेशन है, ठीक है। और आपने अपने ही डिपार्टमेंट के एंटायर स्टाफ को बुलाना है, क्लब के नहीं, एंटायर अपने इस डिपार्टमेंट के बुला के स्टाफ को अब ये अनाउंस करना है। मिसाल के तौर पे नाम लिए बगैर एक ऑप्शन डेवलप होता है, लेट से उसने आपके स्टाफ ने आपके साथ बदतमीज़ी की है, ठीक है, और गलत यूनियन बनाने की कोशिश की है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो टर्मिनेट कर दें या रिज़ाइन कर दें उसको, या तो रिज़ाइन ले लें या उसको टर्मिनेट कर दें। रिज़ाइन लेते हैं तो फिर हो सकता है वो दे ना दे, और टर्मिनेट करते हैं तो हो सकता है वो लेबर कोर्ट में चला जाए, ठीक है ना, उसके अपने हैं अगर उसकी नीयत ख़राब है तो। अब आपने एक डिसीजन ले लिया, लेट से आपने डिसीजन रेजिग्नेशन वाला कर लें मजमी साहब, या दोनों, ये आपकी चॉइस पे छोड़ते हैं कि या आप रिज़ाइन ले लें या आप टर्मिनेट कर लें। उस एम्प्लॉई का हमें कोई फ़िक्र नहीं है जिसके मुतालिक फ़ैसला हो रहा है, क्योंकि उसके मुतालिक तो फ़ैसला कर लिया है। फ़िक्र हमें जो है वो ये है कि जो बाकी हैं उसके डिपार्टमेंट के 50 लोग, वो क्या सोचेंगे। असल फ़ोकस वो क्या सोचेंगे पे है, असल फ़ोकस इस पे नहीं है कि जिसको टर्मिनेट या रिज़ाइन लेना, वो तो क्रिमिनल डिक्लेयर हो गया पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद, वो पता चल गया उसकी नीयत भी ख़राब थी, उसकी तबीयत भी ख़राब है, उसको तो हमने निकालना ही निकालना है। या पूरे ऑर्गेनाइजेशन से निकालेंगे या आप उसको उस डिपार्टमेंट से निकालेंगे, मगर वो जब निकालने का प्रोसेस है पीछे जो अफवाहों का लंबा सिलसिला छोड़ जाएगा, वो उसके निकालने से ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि सज़ा आप एक को दे रहे हैं मगर डिसिप्लिन आपने सारे डिपार्टमेंट का ख़राब कर दिया। तो इस शक्ल में इस डिसीजन को अनाउंस क्या करें, कैसे करेंगे, तो इस पर मैं चाहूँगा 1-2 कमेंट्स लेके आप दोस्तों के, ताकि थोड़ा सा पता चल जाए आप क्या सोचते हैं इस हवाले से। तो इसमें मैं वॉलंटियर कौन आएगा यहाँ आगे। इसके बाद फिर मैं चूँकि बज़मी साहब को दावत दूँगा, तो इतनी देर में वो सोच लें।